नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। जब बात एजुकेशन की होती है तो कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि क्या सब कुछ मोनोटोनस सा है, क्या एक ही किताब, एक ही चैप्टर जो आप सालों पहले पढ़ रहे थे और वो सालों बाद फिर आप उसी को पढ़ रहे हैं, तरीका भी वही है। तो कई बार लगता है कि नहीं, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह बदलाव हो रहा है और बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुआ है पिछले कुछ सालों में, जब ये तकनीकी क्रांति हुई है पूरी दुनिया में। तो भारत ने भी अपनी नई शिक्षा नीति बनाई और इसमें कई सारे नए प्रयोग किए, कई सारे नए प्रावधान किए ताकि इसको दुनिया के अनुरूप जो शिक्षा पद्धति है हमारी उसको बनाई जा सके, हमारे बच्चे भी दुनिया के दूसरे जो टॉप विश्वविद्यालयों हैं उनके बच्चों के साथ compete कर सकें। और कई चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अब एक वक्त हो गया इस शिक्षा नीति के भी आए हुए, इसको इम्प्लीमेंट किए हुए, कुछ चीज़ें लागू की गई हैं, कुछ चीज़ें लागू होने वाली हैं। तो ये अब ऐसा समय आ गया है कि हम एक बार उसको देख लें, पुनरावलोकन कर लें कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदला जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर बात करना चाहते हैं अगले आधे घंटे तक फिर से, और इस पर बात करने के दो खास लोग को हमने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जो रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और डॉक्टर पीयूष बालाजी का, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका हैं। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में आप दोनों लोग एक ही पैनल में रह चुके हैं और इस विषय पर भी हम लोगों ने बातचीत की है। तो आप दोनों लोग का इस कार्यक्रम में औपचारिक स्वागत है। मैम, पहला सवाल आपसे लेना चाहते हैं कि अब तो काफ़ी कुछ वक्त हो गया जब हमारी शिक्षा नीति आई, क्या फील कर रही हैं, क्या कुछ चेंज हुआ है? देखिए, एज़ फॉर हायर एजुकेशन रिलेटेड, मैं तो हायर एजुकेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ रही हूँ और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है इस सेशन से। सब जगह इम्प्लीमेंटेशन, झारखंड गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया है कि सबको इम्प्लीमेंट, हर यूनिवर्सिटी को करना है उसको इम्प्लीमेंट। तो उसमें सबसे बड़ा चेंजेस क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपने एक मोनोटोनस वर्ड यूज़ किया, मोनोटोनस कहीं नहीं रहेगा, मोनोटोनी इराडिकेट हो जाएगा वो सिलेबस से, क्योंकि इतने सारे वैरायटीज़ ऑफ कोर्सेज उसमें दिए गए हैं। एंड फ्रीडम, और फ्रीडम ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्टिक टू वन, आपको मतलब इतना मल्टीपल चॉइसेस है, एंट्री है, एग्जिट है। तो ये नहीं है कि अरे मैंने यहाँ ले लिया तो आई हैव टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, ओके इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल मैं उससे एग्जिट करके दूसरा मैं उसमें मैं चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ जो है। और दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ है कि झारखंड में आपको एक सबसे बड़ी खुशी मिलेगी कि झारखंड एज अ स्टेट, जो यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उसको हायर एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह दिया गया है। उसमें आप देखिएगा सेमेस्टर 1 जो यूजी में बच्चे अंडर ग्रेजुएट में जो लेंगे, उनका पहला जो एक रहेगा कि वो ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज वो पढ़ने का उनको मौका मिलेगा, एंड विथ इक्वल वेटेज उसको दिया गया है। जैसे और सब सब्जेक्ट्स को दिया गया है वैसे ही इस सब्जेक्ट को एक तरह से कहिए कि एक मैंडेटरी टाइप का, कि जो इंटरेस्टेड है वो ले लेंगे तो उनका ऐसा है इक्विवेलेंट पोजीशन रहेगा। और दूसरी चीज़, एक और डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स आपको देखने में मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया को रखा गया है, एक बहुत अच्छा झारखंड में इम्प्लीमेंट किया गया है उसको। उसमें है कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में सबसे अच्छी बात आपको मिलेगी कि ठीक है, इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं, वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है कि वो माइनर सब्सिडियरी जो है वो अपना पॉलिटिकल और हिस्ट्री लेंगे तभी उसके बारे में जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया जब आप पढ़ना, जो मैंडेटरी है, सबको पढ़ना है, वो जब पढ़ने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, और वो दोनों जब आप पढ़ने लगते हैं तो अपने देश को आप अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। और हर एक नागरिक को तो अपने देश को समझना ही चाहिए, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट, अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर आपको एक है डिजिटल एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया, वो झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगेगा। क्योंकि देखिए, टू बी अगर सच कहना पड़े तो हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। यू डोंट फाइंड कंप्यूटर एवरीवेयर, हर बच्चे को कंप्यूटर नहीं मिलता है, डिजिटलाइजेशन का अवेयरनेस नहीं है उनमें, उसके हैंड्स फ्री नहीं है, सिंपल सा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, वर्ड होता है, वो नहीं वो कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप सेमेस्टर 1 में जैसे स्कूल छोड़कर आप एंटर किए हैं, आपको ये डिजिटल एजुकेशन मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा, वो हर बच्चे इसके बारे में अवेयर हो जाएंगे। क्योंकि विदाउट दिस आपको कहीं ना कहीं एक मतलब मिसिंग तो रहती है और बच्चा पिछड़ जाता है। तो झारखंड में ये बच्चे को मतलब पिछड़ने का मौका नहीं देगा, वो मूव अहेड करेगा। फिर एक हेल्थ को जो हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो, अच्छा पढ़ना चाहते हो, तो हेल्दी तो होना चाहिए। योगा को दिया गया, हेल्थ एंड अवेयरनेस पे बहुत एम्फेसिस दी गई है। और एक चीज़ है, सबसे अच्छी बात है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ वोकेशनल स्टडीज़। आपको जैसे फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में ना आपको सब्सिडियरी माइनर कहीं नहीं जगह दिया गया है,
पहला 3 जो सेमेस्टर्स हैं आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, इंट्रोडक्टरी है, माइनर का ही एक पार्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, वो 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स बच्चे पढ़ के आएंगे। और 4th सेमेस्टर में जाके जिसको हम लोग सब्सिडियरी बोलते थे, वो एज अ माइनर बच्चा लेगा, वो देख लेगा कि ये 3 जो मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाई की है उसमें मेरा किस में कॉम्पिटेंसी है, किस में हम एक्सेल कर सकते हैं, वो जाके सेमेस्टर 4 में उसमें ले लेगा। बच्चा अपना कैलिबर तो समझ लिया ना कि इसमें हम एक्सेल कर सकते हैं। और माइनर के साथ एक बहुत अच्छा एडिशनल किया गया है हायर एजुकेशन में कि आपको वोकेशनल ऐड कर दिया गया है। तो वोकेशनल ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बच्चा अगर इंग्लिश माइनर लिया है तो वो वोकेशनल भी माइनर इंग्लिश ही पढ़ेगा, वैसा नहीं है। उसमें भी फ्रीडम है, इतनी लिबर्टी दी गई है कि आपको हिस्ट्री का वोकेशनल पढ़ना है आप हिस्ट्री का पढ़ लो, कंप्यूटर का पढ़ना है उसका पढ़ लो। तो देयर आर वेराइटीज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रखी गई है, बहुत फ्लेक्सिबल है। और जब आपको 1 साल के बाद छोड़ना है तो ऐसा नहीं है, वेस्टेज तो जाएगी नहीं आपकी डिग्री, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट कोर्स। 2 साल आप किए हैं तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 इयर्स किए हैं तो आपको डिग्री कोर्स मिलेगी, लेकिन 4th ईयर जब आप कीजिएगा तभी आपको ऑनर्स मिलेगा। ये एक अच्छी बात है। हमारे वक्त में तो क्या था कि अब ग्रेजुएशन में अगर कोई लड़का अनफॉर्चुनेटली फेल कर गया 3 बार तो तो बस हो फिर गया उसको खत्म। दोबारा देना पड़ेगा हाँ। और फ्यूचर ही खत्म हो जाता था। सर क्या जो झारखंड जैसे राज्य हैं जहाँ हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे जो ठीक ही कह रही थी मैम कि स्कूलों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स भी नहीं, मतलब हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो जब आते हैं विश्वविद्यालयों में उन बच्चों पर इस शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितना एक्सेल कर रहे हैं वो, या उनको कहाँ कठिनाई हो रही है? ये सबसे पहले सर ये संप्रति कार्यक्रम में जो ये कार्यक्रम जो हो रहा है, सबसे पहले इन आयोजकों का, जिन लोगों ने ये आयोजन किया है, सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसमें सबसे अनिवार्य चीज क्या है कि हम लोगों के यहाँ सब व्यवस्था होने के बाद भी जो व्यवस्था है या जो नहीं है, जो व्यवस्था है व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज जैसे जो हमारे यहाँ है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। कारण, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, हम इसको ये नकार नहीं सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं रूरल बैकग्राउंड के आते हैं और एकाएक जब हायर एजुकेशन में कॉलेज में जब वो पहुंच जाते हैं तो उनके साथ बहुत परेशानियां होती हैं। पहला परेशानी कि बचपन में वो कुछ सीख नहीं पाए, जब उनको मौका या अवसर मिलता है तो हायर एजुकेशन में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर जब वो सीखने की बारी आती है तो उस समय वो पिछड़ने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि पहले हम लोगों को या सरकार की ओर से या जो इस शिक्षा नीति बनाने के पहले ये सबसे पहले जरूरी अनिवार्य चीज था कि इन सब चीज़ों को प्राइमरी स्तर से ही इसकी बुनियाद को मजबूत करके और इसको यदि करेंगे तो इससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। वैसे बच्चे जो आज हमारे यहाँ आ भी जाते हैं तो अब उनके पास क्या है कि वो उतना दक्ष नहीं हो पाते हैं। दक्षता नहीं होने के कारण आज हम रांची विश्वविद्यालय की बात करते हैं, संपूर्ण झारखंड विश्वविद्यालय की बात करते हैं, सब जगह डिजिटल बोर्ड लग गया है। तो डिजिटल बोर्ड लग जाने से इसका समाधान नहीं है। समाधान तब होगा जब हमारे यहाँ स्किल्ड टीचर्स होंगे, स्किल्ड लोग होंगे। इसका एक जबरदस्त कमी है जिसका कि वो उसका लाभ हमारे छात्रों पर, हमारे जो न्यूली जो बच्चे आते हैं उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसका लाभ तभी वो सबसे ज़्यादा ले पाएगा जब हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्था होने से पहले हमारे शिक्षकों को स्किल्ड किया जाए। रेशियो जो हमारे छात्रों के द्वारा, जैसे 10 छात्र पर 1 शिक्षक हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इन सब चीज़ों की कमी है। और प्रयोग अगर हम कर रहे हैं और ख़ास करके वैसे नौनिहालों के साथ यह प्रयोग है, जब प्रयोग कर रहे हैं तो ये प्रयोग जब तक वो 2 साल फर्स्ट सेमेस्टर में आया, सीखते सीखते उसका समय पार हो जाता है। सेकंड में कुछ लोग ड्रॉप आउट कर लेते हैं। पहले की जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ 3 3 साल का कोर्स होता था तो वो ग्रेजुएट हो जाते थे फर्स्ट साल। अब नई शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया है कि पहले आप 1 साल पढ़े, कोई बात नहीं, 1 साल में आप ड्रॉप आउट किए तो 1 प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। सेकंड में किए डिप्लोमा मिल जाएगा, तीसरा किए डिग्री मिल जाएगा। और अगर 4 साल तक आप अगर कर लेते हैं तो आप ऑनर्स आपको मिल गया।
तो ऑनर्स मिल जाने के बाद फिर आप हायर डिग्री में, जैसे कोई पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल तो अब समाप्त ही हो गया, सिरे से उसको खारिज कर दिया गया। एमफिल में आपको 4 साल। तो कुल मिलाकर के जो झारखंड का जितना भी विश्वविद्यालय है, ये फ्रेम आउट करने से पहले हम सबको एक साथ एकजुट होकर के ये प्राइमरी एजुकेशन को दुरुस्त करना होगा, तभी मेरा हायर एजुकेशन और मिडिल या हायर सेकेंडरी का जो कंसेप्ट है ये दुरुस्त होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है सर कि हम निचले स्तर से हम बच्चों को, जैसे अभी स्कूल में राज्य सरकार बहुत काम कर रही है, तो जितना शिक्षकों को स्किल्ड होकर के वो बच्चों को जो ट्रेनिंग देने की जो प्रचलन है, वो बेचारे घर से आते हैं, उनको दोपहर का मिड डे भोजन में ही वो लिपट करके रह जाते हैं। इसलिए वर्तमान समय में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यह है कि हायर एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास संसाधन है, संसाधन का सदुपयोग, शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान कराने की जरूरत है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है, कई ट्रेंड स्किल को लाने की जरूरत है, ताकि जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, वह भविष्य और भी वो दूसरों को। अभी सर क्या हुआ कि जो भी हमारे देश के शिक्षाविद हैं वो विदेशों से ट्रेनिंग लेते हैं, विदेशों में जाकर के देखते हैं कि वहाँ के बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन। अभी कल भी डॉक्टर ये आर्यभट्ट में एक कार्यक्रम हुआ राज्य स्तर का, काफ़ी लोग, बड़े बड़े विद्वत जन लोग वहाँ पर जुड़े हुए थे। उसमें था कि हमारे कुलपति, प्रतिकुलपति, इनका कथन था कि जो झारखंड ज़्यादातर कोल माइंस एरिया है और जहाँ पर ओपन कास्ट हो जाता है, उस जगह पर क्या करें, वो फिशरी का डेवलपमेंट करें, तसर का डेवलपमेंट करें, लॉ का डेवलपमेंट करें। तो इस तरह का जो वोकेशनल कोर्स है, 40 वोकेशनल कोर्स को यूजीसी, अभी ये क्या कहें, झारखंड विश्वविद्यालय के सारे कुलपतियों के द्वारा, गवर्नर के द्वारा वो आदेश दिया गया है कि जो 40 नए कोर्स बनाए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज अंडर ग्रेजुएट वाले में वोकेशनल कोर्स पर दिया गया है। खास करके जैसे झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादातर क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है, हाँ, जिसकी चर्चा मैं भी कर रही थी। अच्छा, ये अच्छी बात आपने कही है, इस पे सवाल हम आपसे लेना चाहते हैं मैम कि जो शिक्षकों के स्किल्ड होने की बात है या शिक्षकों को सुविधाएं दिलाने की बात है, दोनों ही मामला है। सिर्फ स्किल्ड होंगे और उनको सुविधाएं नहीं है तो फिर आपकी डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। मुझे याद है कि एक विश्वविद्यालय कुलपति थे, मेरे कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा कि जब मैं पीएचडी कर रहा था कहीं दूसरे देश में, तो हुआ कि देखो बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, अभी क्या है, उन्होंने विश्वविद्यालय बन रहा था, विश्वविद्यालय बन रहा है यहाँ, तो ये तो क्वार्टर्स बन रहे हैं। तो वो टीचर्स के लिए क्वार्टर्स पहले बना रहे थे कि टीचर्स आ जाएंगे तभी तो आप इमारत खड़ी करेंगे और पढ़ाएंगे। क्या स्टेटस है मैम अपने यहाँ? मेरे पर्सनल यूनिवर्सिटी में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है, नो डाउट। अभी हमारे यहाँ न्यू बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्डिंग्स बन के तैयार हैं। जस्ट थोड़ा सा इनाग्रेशन के लिए रुका गया है, एक बार कैंसिल भी हो गया था ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन जहाँ तक बात है टीचर्स के स्किल की बात है, तो जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं, आई डोंट एक्सेप्ट कि उनके पास स्किल नहीं है, ये उनके पास काफ़ी स्किल है। हाँ, जहाँ तक बात है वोकेशनल कोर्सेज की, आप वोकेशनल जो इम्प्लीमेंट करोगे तो नेचुरल है उसमें रिक्रूटमेंट होगा, वो रिक्रूटमेंट होगा। तो और जहाँ तक एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं तो दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू हैंडल देयर फील्ड, वो उसमें नो डाउट है। कोई टीचर की आप कॉम्पिटेंसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू ऑल दिस थिंग। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि वोकेशनल की बात हो रही है, तो वोकेशनल इज समथिंग, देखिए बोला जा रहा है ना कि वोकेशनल पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है, तो वोकेशनल को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। आप देखिएगा मल्टीपल लेवल्स पे क्या दिया गया है कि बहुत सारा ऐसे हाइब्रिड कोर्सेज चला जा रहा है। हाइब्रिड कोर्सेज में बहुत है कि भैया कि कोई बच्चे हैं कि ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आर्ट और स्किल में ज़्यादा अच्छी हो जाऊँ, हो सकता है मैं क्लासरूम वाले ही परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा कर रही हूँ, वो चीज़ है। तो वो बहुत सारी चीज़ें को फ्लेक्सिबल, जो मैं कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बना दिया गया है कि देयर आर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप सिंपली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे आप काम कर लीजिए। कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, उस पर बच्चों को पढ़ा दिया जाएगा, जो बच्चे हैं उस पर स्किल अपना डेवलप कर लेंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, देखिए
जब कोई चीज़ें, और हम भी आर अ डेवलपिंग कंट्री, उसको थोड़ा सा माइंड में रखना चाहिए। हमारा स्टेट कितना डेवलप्ड है उसको माइंड में रखना चाहिए। और उसके बाद अगर थोड़ा सा ठीक है, डिफ़िकल्टी तो आएगी ही, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी इम्प्लीमेंटेशन में। तो कोई भी चीज़ नया इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एंड वी आर नॉट लाइक डेवलप कंट्रीज़ कि भाई हमारे यहाँ सब चीज़ तैयार है, हमें तैयार करना पड़ता है। विद टाइम टू टाइम हमको वो करना पड़ता है। हम लोग के यहाँ जब CBCS आ रहा था, लग रहा था कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा भाई, कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वी डिड इट, फाइनली हम लोग किया वो चीज़। ये भी बहुत अच्छे से होगा। और जहाँ तक मैंने जितना वो स्ट्रक्चर को देखा, ये वो कहीं भी चीज़ें को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बना के रखा गया, इतनी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, मतलब गवर्नमेंट ने, HRD ने बहुत वर्कआउट किया है इसके लिए, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक बात है कि एक बातें आ रही है कि टीचर्स की सुविधाएं नहीं, टीचर्स की सुविधा तो एक बहुत बड़ा मेजर इश्यू है। हो सकता है गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे और रिक्रूटमेंट करेगी। मैं तो पॉजिटिव ही सोचूंगी, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करूंगी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ऐसा करें, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात होता है ना कि डेवलप कंट्रीज़ को कॉपी किया जाता है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम वी आर रिटर्निंग टू अ नेचुरल कल्चर इवेंट, जो हमारा कल्चर है, कि इसलिए तो बोला गया है कि अपने भाषा में पढ़ाई करना सिखाइए बच्चों को, लेट इट बी योर ओन लैंग्वेज, ताकि बच्चे इंटरेक्ट हों पढ़ने के लिए, उनको इंटरेस्ट जगे इसके पढ़ने के लिए। और जहाँ तक बात है कि कॉपी करने की बातें नहीं, कॉपी थोड़ा तो करना पड़ता है, या आपके वर्ल्ड के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड का टाइम है, आप पिछड़ जाइएगा, आप पिछड़ जाइएगा, तो वैसे तैयारी करनी पड़ती है। फिर क्यों बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखा गया कि ग्रॉस रेशियो एनरोलमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको वर्ल्ड लेवल पे दिखाना है कि हमारी लिटरेसी बड़ी अच्छी है, हमारी लिटरेसी रेट जो है बड़ी अच्छी है, हमको दिखाना पड़ेगा ये चीज़ को। वी कैन नॉट से वी आर नॉट एजुकेटेड पीपल, इंडिया इज़ नॉट एजुकेटेड कंट्री, वो हमको नहीं प्रोजेक्ट करना है। इसलिए हम लोग को ग्रॉस एनरोलमेंट भी इसलिए बोला गया है कि आप बढ़ाइए इस चीज़ों को। ठीक है। एक और सवाल लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि जब विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ, बच्चों ने परीक्षाएँ दी, और अब उसकी प्रक्रिया चल रही है कि उनका इनरोलमेंट होगा, वो एडमिशन लेंगे। ये कितना सहज या कितना कठिन था? बच्चों को क्या बेनिफिट हो रहा है इससे? बच्चे कहाँ पर फंस रहे हैं? किस तरह के सवाल पूछ रही हैं आप दोनों लोगों से? सवाल है जी। सबसे पहले तो सर ये एक सेंट्रलाइज पॉलिसी हो गया है। पहले क्या होता था, किसी कॉलेज के लिए हम, जैसे मारवाड़ी कॉलेज में लेना है, झारखंड के किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में अगर हमको जाना है, तो हम तय कर लेते हैं कि हमको 3 या 4 कॉलेजेज में एडमिशन लेना है, तो हम उसी स्तर से हम उसको अप्लाई करेंगे। अब क्या है कि आप अप्लाई कीजिए, और उसमें चांसलर पोर्टल में जाने के बाद आप 1 2 3 4, आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू मेरिट, आपका अगर मेरिट है तो उसी के अनुसार से मेरिट लिस्ट बनता है, फिर कॉलेज को उसको भेज दिया जाता है। उसमें फिर क्या होता था सर, यदि कॉलेज में इस तरह से सिलेक्शन होने के बाद उसमें कई एक लोग थे, सो कॉल्ड, जिसको दलाली कर सकते हैं, तो उसमें बच्चे फंस जाते थे। जो मेरिटोरियस बच्चे थे उनको भी दौड़ना पड़ता था, घूमना पड़ता था। अब ऐसा है कि वो सीधा चांसलर पोर्टल पर जाता है, वेट करता है कि ये रांची विश्वविद्यालय में हमको फलाने जगह में इतना वेट, इतना कट ऑफ है, इतना पर मेरा है, हम इसमें नहीं होगा तो दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे उनको। तो वो एक बहुत बढ़िया। बच्चे किस तरह सवाल पूछते हैं? वो देखिए, आपने CUET की बात की, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है, उसमें एक प्लस पॉइंट तो रहा। हाँ, बच्चे को ये कन्फ्यूजन इस बार जरूर रह गई कि हमारा तो 100 परसेंटाइल था, हमारा परसेंटाइल कैसे गिर गया, हमको कैसे गिर गया। बहुत बच्चे ये सवाल कर रहे हैं, मैंने तो अपना जब कैलकुलेट किया तो मेरा इतना था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चे पहली बार दिए, यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो गई। वो कॉन्फिडेंट थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब नहीं हुआ तो क्या कारण है? पेपर तो एक ही पेपर को, हिस्ट्री पेपर को ही आपको 2-3 शिफ्ट में लेना पड़ा, एक बार में तो ले नहीं सकते थे इतने बच्चों का। तो किसी में होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाती है, किसी में इजी आ जाता है। अब उस लेवल से अगर आप बनाइएगा मेरिट, तो जिसमें मान लिए टॉपर जो हुआ, एक में हो गया 98% टॉपर को आ गया, दूसरे में 100% आ गया, तो वो वाला बैच वाला तो कहीं नहीं एग्जिस्ट करेगा ना मेरिट में। अब उसकी क्या गलती है भाई? आपने एक ही क्वेश्चन पेपर पे सबका एग्जाम ले लेते। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके साथ होता है, जेईई वगैरह जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें होता है। तो बच्चे जो थे, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, इसलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कोई ये चीज़ नहीं है कि खराब चीज़ हुआ है या गलत हुआ है, उसके साथ इनजस्टिस हुई है। इट इज़ नॉट अबाउट इनजस्टिस। और दूसरी जगह है कि अब तो बोला भी जा रहा है कि ठीक है, हम थोड़ा सा CUET का जो मार्क्स है उस पर हम करेंगे, थोड़ा आपके 12th के भी
मार्क्स पे हम वेटेज देंगे आपको, इसलिए आपकी मेरिट ऐसा कहीं नहीं है कि क्रश हो जाएगी, कहीं नहीं होगी। काउंसलिंग में किस तरह के सवाल बच्चे पूछ रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं? फर्स्ट रहे वो मैंने तो ज़्यादा जितना देखा, हमारे यहाँ तो है नहीं भाई, हम लोगों ने तो अपना स्टेट अपने लेवल पे लिया एग्जाम, ये एंट्रेंस तो लिया नहीं हमने, जो भी मेरिट लिस्ट जो भी बनाया। लेकिन जनरल जो बच्चे के ये सवाल आ रहा है कि दे आर टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि हमारा तो इतना परसेंटाइल था यार, हम तो सोच के रखे थे कि मेरा तो होना ही होना है, अब तो हमको DU में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। पहला तो सबका DU ही रहता है ना, DU में मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन यहीं पे बच्चे फंस गए हैं। लेकिन हाँ, एक उन लोग को जब ये पता चला कि नहीं 12th के भी मार्क्स को वेटेज दिया जा रहा है, तो आप अब उस पर ये बहुत सवाल नहीं कर सकते हो। 12th में तो आपको कोई नहीं रोक रखा था ना, देयर वाज वन सिंपल क्वेश्चन पेपर तो बनी थी ना, तो यू कैन नॉट रेज अ क्वेश्चन कि भाई मेरे साथ हम बायस्ड हो गया, ये हो गया, तो इट इज ये हो गया। तो अब बहुत ज़्यादा बच्चे को ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने में इजी हो रही है, और पहली बार हुआ है तो थोड़ी थोड़ी ये सब डिफिकल्टी मुझे लगता है कि जब अनुभव हो जाएगा, जब नीट भी शुरू हुआ था सेंट्रलाइज, तो बहुत सवाल हो रहे थे कि ऐसा हो गया, लेकिन अब बच्चे बहुत यूज्ड टू हो गए और इजी हो गया है आपका, एक जगह काउंसलिंग, एक जगह सारी चीजें हैं, ये अच्छे से झारखंड के जो यूनिवर्सिटी सब में हो रहा है ना कि सेंट्रलाइज एक जगह पर चांसलर पोर्टल में जाइए, वहां पर आप अप्लाई कीजिए, उसके आधार पर आपका नामांकन हो जाएगा, तो बच्चों को बहुत उसमें राहत है, अभिभावक को भी राहत है, वो ज्यादा भटकते नहीं है, दौड़ना नहीं पड़ता है। हाँ, ऑनलाइन जगह बैठ के सारी चीजें कर रहे हैं। एक चीज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, सबसे अच्छा है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनल ड्राफ्ट था, 3 ड्राफ्ट बनाए, फाइनल ड्राफ्ट में हमारे स्टेट ने किया है। इट इज नॉट लाइक उत्तराखंड और समवन कि पहला ड्राफ्ट आया, दूसरा हड़बड़ा कर दिया, बहुत अच्छे से। 40 नए कोर्सेस को ये लोग एक ड्राफ्ट किया है अंडर ग्रेजुएशन में, और 40 का 40 बहुत ही बढ़िया से ड्राफ्ट हुआ है। फिशरी और क्या पशुपालन, ये सारे चीज पर छोटे छोटे माने बच्चे इसमें पढ़ करके जो पहले भटक जाते थे, अब भटकने की जरूरत नहीं है, कि बच्चे को इस तरह से टैलेंट कर दिया जाए, उनको ट्रेंड कर दिया जाए, उनको इस तरह का अवसर दिया जाए, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो आराम से अपना आजीविका के पीछे का मोटिव तो यही रहता है गवर्नमेंट का, स्किल बेस्ड हो जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। और दूसरी एक चीज बस गवर्नमेंट से अगर रिक्वेस्ट करना रहा तो मैं यही कहूंगी कि आपने जितने भी स्किल बेस्ड कोर्सेज तो इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, यू गिव लिबर्टी टू द यूनिवर्सिटी कि आप अपॉइंटमेंट भी कर लो स्किल बेस्ड, बिल्कुल वो लिबर्टी मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड नॉट कीप वेटिंग फॉर कि गवर्नमेंट करेगी तब इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये होगा, तो वो तब थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिर फेलियर हो जाएगी वहाँ पे। वोकेशनल में सर काफी पैसा देकर के अभिभावक और बच्चे दाखिला लेते हैं, और वो जो उम्मीद और संभावना लेकर के आते हैं उस अनुरूप हम ठीक है ड्राफ्ट तो तैयार कर लिए, उसके अनुसार सिलेबस तैयार कर लिए, लेकिन क्या उस तरह के जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो टीचर्स होने चाहिए मेरे विचार से, तो आज सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है सरकार को कि ये सब करते भी चले, और साथ में जो विज्ञापन निकाले, जो योग्य और क्वालिफाइड टीचर है उनसे संबंधित। अभी कल के मीटिंग में हम लोग थे, उस मीटिंग में तो कुलपतियों का था कि जैसे तसर में हम अगर कहीं कोई ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं तो तसर इंस्टीट्यूट के जो उसके साइंटिस्ट होंगे उनको बुला करके स्पेशल उसमें क्लास लिया जाएगा। लॉ का अगर कोई प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो लॉ के जो इंस्टीट्यूशन के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो संबंधित लोग हैं, उनको बुला करके हम इस तरह का प्रशिक्षण कर लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा सर, उसमें गवर्नर का भी सारे लोग सब बैठे हुए थे, राज्य सरकार ने पूरी इसकी सहमति बनाई कि नहीं आप लोगों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया बहुत अच्छा है, इस पर राज्य सरकार इस पर बहुत पहल करेगी। तो हो एक होता है कि नहीं हो रहा है, एक होता है कि कहाँ काम हो रहा है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता जा रहा है कार्यक्रम का, तो फाइनल वर्ड में जानना चाहते हैं कि ये हर बार मैं पूछता हूँ, आपसे फिर पूछूंगा कि क्या दिखता है भविष्य हमारा जो शैक्षणिक माहौल होगा देश का आने वाले सालों में? फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा, बस मैं एक लाइन में डिफाइन करूंगी, वी विल बी लीडिंग, जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो पूरा होगा। बस मैं यही, मेरा फाइनल यही असेसमेंट है। आशा ही उम्मीद है सर, आशा के साथ पॉजिटिव होकर के सोचना है, और सब मिल करके सरकार और आम हम सब लोग मिल करके अगर इस पर पॉजिटिव सोचेंगे तो एक बढ़िया बेहतर राज्य बनेगा। बेहतर दुनिया की तलाश रहे हैं तो एक बेहतर दुनिया दिखेगी। अच्छा, और कई बार जब हम लोग सवाल पूछते हैं या कोई भी डिस्कशंस करते हैं तो स्पेसिफिक सवाल हमारे होते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं उसका उत्तर। कई बार होता क्या है कि बातचीत में बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाती हैं, हम पूछ नहीं पाते हैं, और वो होता है कि कंप्यूटर कहता है FAQs हैं, कुछ वैसी चीज़ें जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं, कि बच्चे जब देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स तो उनको लगता है कि हमारे टीचर्स हैं तो कुछ बताएंगे। अगर आप स्टूडेंट को सीधी कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज़ कहिए। नहीं, मैं
स्टूडेंट को यही चीज़ बस कहूँगी कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ गया है हायर एजुकेशन में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, कि अब आपका जो इंटरेस्ट है आप उसी पे फोकस रहिए, डोंट मूव हियर एंड देयर, क्योंकि आपके पास इतने एवेन्यूज़ अब खुल रहे हैं कि आपको ऐसा खाली नहीं बैठोगे आप जो इंटरेस्ट है उसमें, कभी पहले क्या होता था, किसमें जॉब है, हम नहीं है इंटरेस्ट फिर भी हम उसी को पढ़ेंगे, नो, डोंट गो फॉर दैट, नाउ यू आर गोइंग टू बी अ स्किल्ड पर्सन, आप बस एजुकेटेड नहीं हो रहे हो, यू आर गोइंग टू बी अ स्किल्ड पर्सन, एंड स्किल इज समथिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, सोशली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, एंड फाइनली इट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जो हमारा एक एम हर इंडिविजुअल का एम होता है। सो बी वेरी मच फोकस्ड टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट, सर जहां आप एक्सेल करोगे। बच्चों को क्या कहेंगे आप आखिर में? आखिर में कहेंगे कि सर उसके पास तो नेट की दुनिया है ही, और हम हमेशा अभी भी जब भी क्लास में जाते हैं तो बोलता है कि सर ये पोर्शन जो है ये नेट में है, तो नेट से और भी अद्यतन स्थिति में हम सबको दुरुस्त हो करके और हम बच्चों को वैसा चीज़ दें जो कि वो नेट छोड़ करके मेरी बात को सुने, नहीं तो फिर टीचर की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी सर। इंटरनेट की चीजों को टीचर नहीं, एक्सप्लेन कर दें। नहीं, इसलिए तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हुआ है कि आपका प्रोजेक्ट बेस्ड हो गया, वर्कशॉप बेस्ड हो गया, फील्ड बेस्ड हो गया, इसलिए तो किया गया कि आप बाहर निकलो उस दुनिया से। क्लास में जाने का मतलब है कि हम पूर्ण रूप से एकदम जो नेट्स है, नेट्स के अलावे या सप्ताह में 2 दिन 3 दिन वर्कशॉप करें, उनके लिए अलग से सेमिनार की व्यवस्था कराएं, हम लोग भी सिम्पोजियम नीचे कराएं। करते हैं नेट और पे। सबसे अच्छा क्या हुआ है कि जब आप 4th ईयर में जाओगे आप फोकस्ड हो जाओगे कि आपको किस एरिया में आपको रिसर्च करना है। 4th ईयर इज कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड, डिसर्टेशन का है पेपर अपना, उस पर कि उसमें इंटर्नशिप करने का है। पहले कहाँ होता था इंटर्नशिप, आपका इंटर्नशिप करने की सुविधा है। ड्राफ्ट सर बहुत अच्छा है, इसमें पहल करने की जरूरत है और सबको यूनाइट होकर के पहल करेंगे चलिए, अब तो मुझे जो ड्राफ्ट है वो बहुत बेहतरीन। मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें हमारी बातें ठीक लगी होंगी, और आप भी अच्छे से पढ़िए, अच्छे नागरिक बनिए देश के, और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।